नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त और राष्ट्रीय काव्य धारा विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन एक कवि हैं और भारतीय साहित्य में उनका एक स्थान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के पहले बड़े कवि हैं। गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी उनकी राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से के कारण। तो हम ये देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडल के जो कवि थे वो दो फ्रंट पर, दो मुद्दों पर, दो सीमाओं पर हिंदी कविता में वो संघर्ष करते हैं। एक तरफ वो रीतिवादी परंपरा से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में है, तो दूसरी तरफ जो बदलती राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां थीं उससे साहित्य को जोड़कर विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। द्विवेदी युग तक यह द्वंद्व जो है तीव्र हो जाता है कि साहित्य और समाज के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो है अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था और यहाँ पर साहित्य में नक्शिख वर्णन से काम नहीं चल सकता था जो रीतिवादी परंपरा थी, या नायिका भेद से काम नहीं चल सकता था जिसमें स्व किया पर किया इस तरह के नायिका भेदों के माध्यम से नायिका भेद को कविताओं में चित्रित किया जाता था। गद्य की दुनिया जो थी वो पहले ही बदल चुकी थी। मतलब भारतेंदु काल से हम देखते हैं कि गद्य की जो दुनिया है वो एक नया रूप ले रही थी। वो ज़्यादा वैज्ञानिक, ज़्यादा सामाजिक दिखाई पड़ती है कविता के बनिस्बत। और कविता के क्षेत्र में भी ये द्वंद्व था कि ब्रज भाषा में लिखी जाएगी या खड़ी बोली हिंदी में। तो इससे पहले हमने द्विवेदी युग और हिंदी नवजागरण विषय पर जब बात कर रहे थे तो हमने ये स्पष्ट किया था कि खड़ी बोली को अब इस युग में, द्विवेदी युग में, वो आसन प्राप्त हो चुका था जो इससे पहले कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा को था। यानी अब गद्य और पद्य की बोली का जो द्वंद्व भारतेंदु युग में था वो अब यहाँ नहीं है। तो यथार्थ की जो बदलती हुई परिस्थितियाँ थीं उस कारण भाषा, विषय और कहने का ढंग, ये तीनों द्विवेदी युग में आकर के बदल जाता है, परिवर्तित हो जाती है। और इसका असर निश्चित रूप से मैथिली शरण गुप्त की कविताओं पर भी, उनके साहित्य पर भी दिखाई पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त का एक लंबा कविता का सफ़र रहा। माना जाता है कि वो 15 साल की उम्र से ही कविता लिखने लगे थे। अगर ऐसा था तो ये मानना पड़ेगा कि 1901 से वो कविता लिख रहे थे। पर उनकी पहली कविता जो प्रकाशित रूप में सामने आती है वो 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपती है। हेमंत शीर्षक से कविता छपती है। तो 1905 से भी अगर उनके कविता सफ़र को हम मान लें, लिखने के सफ़र को, तो भी वो आज़ादी प्राप्ति के बाद तक लिखते हैं। 1964 में उनकी मृत्यु होती है, देहावसान होता है। तो उस समय तक, यानी आज़ादी के कुछ सालों बाद तक भी वो लिखते रहे। तो एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया अपनी कविता के माध्यम से। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी कविता और काव्य व्यक्तित्व और उनके काव्य को केंद्र लक्षित करते हुए कहते हैं कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है काला अनुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो उनकी जो सबसे बड़ी प्रतिभा लक्षित की या उनकी विशेषता जो लक्षित की वो ये कि उत्तरोत्तर जो परिस्थितियां बदल रही थी उसके अनुरूप वो अपनी कविताएं बदल रहे थे और कविता के रूप भी बदल रहे थे, यानी विषय वस्तु के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी। तो ये एक साधारण प्रतिभा नहीं है और इस वजह से रामचंद्र शुक्ल उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार वो कहते हैं कि धैर्य और जो एक संयम है जो मैथिली शरण गुप्त की कविता में दिखाई पड़ता है वो बहुत कम कवियों के यहाँ है। तो इस तरह से उनका एक लंबा सफ़र था। साथ साथ वो उर्दू, संस्कृत और बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी करते थे। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कई शैलियों में रचनाएं की। प्रबंध काव्य लिखा, खंड काव्य लिखा, गीति काव्य लिखे, पद्य नाटक लिखे, रूपक कविताएं लिखी, प्रगीत लिखा।
तो लगभग, और इन सब में मतलब 50 से अधिक उनके ग्रंथ हैं। और ये सफ़र मतलब 1905 में हेमंत कविता के छपने से और 1909 में उनका पहला काव्य संग्रह जो है रंग में भंग आता है, उस समय से ये लगातार चलता रहता है। तो एक लंबी यात्रा उनकी कविता की रही है और एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कहने का अर्थ यही है कि आधुनिक हिंदी की जब शुरुआत हो रही थी उस युग, यानी द्विवेदी युगीन जो है खड़ी बोली हिंदी का पहला युग है। इससे पहले भारतीय युग में कविताएं लिखी जाती थी पर वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। पहले युग में इतना महत्वपूर्ण कवि होना, ये हिंदी कविता के लिए एक तरह से आगे आने वाले साल में जो बड़े कवि हुए, बहुत श्रेष्ठ कविताएं लिखी गई, उसकी पृष्ठभूमि मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी युग में तैयार की। ये माना जाता है कि मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में गुरु शिष्य का संबंध था और महावीर प्रसाद द्विवेदी से वो काफ़ी प्रभावित थे। विषय वस्तु के चयन के स्तर पर, शब्द चयन के स्तर पर, भाषा के स्तर पर उन्होंने उनके काफ़ी निर्देशों का उन्होंने पालन किया और जैसा उन्होंने निर्देश दिया उसको काव्य रूप में बदला उस समय की तत्कालीन ज़रूरतों के हिसाब से। ये कोई मामूली बात नहीं थी। द्विवेदी जी अपनी पत्रिका सरस्वती में महाभारत से संबंधित कई चित्र छापा करते थे और उसके नीचे वो एक या दो पंक्ति कविता की दिया करते थे और ये कविता की पंक्तियाँ वो मैथिली शरण गुप्त को लिखने का निर्देश देते थे। वो कहते थे कि चित्र को देखो और इस चित्र में जो दिख रहा है उसको तुम्हारी काव्य पंक्तियाँ बयां करें, ऐसी कविता, ऐसी काव्य पंक्ति तुम लिखो। और मैथिली शरण गुप्त लिखते थे। कभी कभी वो एक चित्र पर पूरी की पूरी कविता लिख देते थे, हालांकि चित्रों के साथ जो है वो एक दो पंक्ति ही जाती थी। तो मैंने जैसा बताया कि ज़्यादातर जो कविताएं, ज़्यादातर जो चित्र होते थे वे महाभारत से संबंधित होते थे, महाभारत के चरित्र होते थे। जैसे उत्तरा से अभिमन्यु की विदाई हो रही है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, कीचक की नीचता का प्रसंग हो, कुंती और कर्ण वाला प्रसंग हो, शकुंतला को दुर्वासा का श्राप मिल रहा है, रत्नावली का चित्र है, इसी तरह के। और कहा जाता है कि कहीं न कहीं एक जो बीज कविता के पड़े मैथिली शरण गुप्त के जीवन में और जो विकसित हुआ बाद में, वो कहीं न कहीं इन सारे चित्रों के नीचे जो कविता की पंक्तियाँ वो लिख रहे थे उसका योगदान था। इन्हीं सब में कहीं उनके दिमाग में जयद्रथ वध लिखने की संकल्पना जागी होगी, ऐसा कई लोगों का मानना है या अंदेशा है। पर ये सच है कि सरस्वती पत्रिका में चित्र के नीचे लिखते हुए उनकी काव्य प्रतिभा का विकास हुआ, क्योंकि वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लगातार संरक्षण में थे। राष्ट्रीय चेतना की जो परंपरा थी, जिस विषय के संदर्भ में हम आज मैथिली शरण गुप्त के ऊपर विचार कर रहे हैं, वो परंपरा भारतेंदु युग से मिली। पर दोनों युगों के राष्ट्रीय चेतना के बीच में पर्याप्त अंतर था। वो जो द्वंद्व था पहले राजभक्ति और देशभक्ति का, अब वो इस युग में नहीं था, क्योंकि अब अंग्रेजों का जो रूप था, पहले वो अपना थोड़ा लोक हितकारी रूप भी दिखाते थे, वो यहाँ खुलकर सामने आ चुका था और राजनीतिक तौर पर उससे लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। यानी भारत के आज़ादी या स्वतंत्रता संग्राम की एक लड़ाई शुरू हो गई थी और उसमें अंग्रेज़ों के चरित्र को लेकर और भारतीयों की भूमिका को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं थी, जो भारतेंदु युग में नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीय नवजागरण के स्वर जो हैं वो ज़्यादा विकसित रूप में, ज़्यादा उग्र एवं आक्रामक रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो भारतेंदु युग में नहीं था। इस दृष्टि से भारत भारती जो है, माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी जनता के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हुआ और इसकी एक ऐतिहासिक भूमिका आज़ादी के आंदोलन में हुई। कहा जाता है कि इसकी पंक्तियों को नौजवान जो थे उस समय, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान देते थे, वो बहुत जोश से गाते हुए फिरते थे। तो इस भारत भारती में 3 खंड हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहला आकर कोई भी विजित जो जाति होती है उसके ऊपर विजेता जाति जो है सबसे पहले उसके अतीत को खत्म करने की कोशिश करती है। मतलब विजेता जाति जो है जिसको जीतती है
उसके अतीत को खत्म करने या नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करती है। यहाँ भी हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों का अतीत जो है अंधकारमय रहा है, हम इनको शिक्षित करने आए हैं, हम इनको सभ्य बनाने आए हैं। तो इस अतीत खंड में उन्होंने अपने स्वर्णिम इतिहास का परिचय देकर भारतीयों को इज्जत और सम्मान से खड़े होने की प्रेरणा दी। उसी तरह से वर्तमान जो है उसमें वर्तमान की परिस्थितियों का उल्लेख हुआ है। इस रचना की जो प्रेरणा है, भारत भारती की जो प्रेरणा है, वह उर्दू के एक रचनाकार थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उनकी एक रचना थी मुसद्दस, जो 1877 में प्रकाशित हुई थी। उस ग्रंथ से प्रभावित माना जाता है। इसे भारत भारती की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने भी स्वीकार किया है। मुसद्दस और भारत भारती में दोनों में जो वर्णित विषय है और उद्देश्य हैं वो समान है। मुसद्दस चाहता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर जो है एक गर्व की भावना उत्पन्न हो और वो फिर से स्वाभिमान से जाग कर खड़ा हो जाए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। उसमें भी अपने स्वर्णिम इतिहास के बारे में बात किया गया, पर ज़्यादा फोकस जो है उसमें वर्तमान पर है। भारत भारती भी ऐसा ही है। लिखा है मुसद्दस ने, मुसद्दस की भूमिका में हाली ने ये बात लिखी है कि सर सैयद एक वाक्य लिखा है कि जमाने का नया ठाठ देखकर पुरानी शायरी से जी भर गया था और झूठे ढकोसले बांधने से शर्म आने लगी थी। और फिर सर सैयद अहमद खान की प्रेरणा से मैं नए तरीके से कविता लिखने को प्रेरित हुआ, ऐसा हाली ने स्वीकार किया है। कहने का अर्थ ये है कि ज़माना जो था वो नया हो रहा था, तो पुरानी शायरी से काम नहीं चलने वाला था। और ऐसा बहुत सारे युग में इस महसूस किया गया है कि कविता को, साहित्य को बदलने की ज़रूरत है। तो हाली के इस किताब को, मतलब एक समय माना जाता था कि कोई मुस्लिम घर नहीं है जहाँ पर हाली की ये किताब मुसद्दस नहीं मिलेगी, इतनी प्रसिद्ध है। ऐसे वो मीर और गालिब के बराबर के शायर नहीं थे, पर माना जाता है कि वो समाज सुधारक थे, कविता लिखते थे, बहुत अच्छे गद्य लेखक थे। तो उनकी एक किताब जो थी उसमें बहुत प्रसिद्ध हुई। तो उसी से किसी हिंदू राजा ने या किसी हिंदू अधिकारी ने मैथिली शरण गुप्त से यह अनुग्रह किया, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह पूर्वक अनुरोध किया गया। तो उस अनुग्रह को मानते हुए, उस अनुरोध को मानते हुए गुप्त जी ने भारत भारती में अपने वैष्णवी संस्कारों, प्रगतिशील भावना और वर्ण व्यवस्था के सामाजिक आदर्श की परिकल्पना लेकर उतरते हैं। वे हिंदू समाज में व्याप्त निराशा को दूर करने की कोशिश में संलग्न दिखाई पड़ते हैं भारत भारती में, और प्राचीन व्यवस्था को पुनः एक आदर्श रूप में हमारे सामने लेकर आते हैं। तो इस अतीत के माध्यम से, यानी स्वर्णिम अतीत के माध्यम से वो भारत की जनता में, विशेषकर उसमें की हिंदू जनता में एक आत्मबल, एक आत्मगौरव का बोध पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से गुप्त जी की जो राष्ट्रीय चेतना की समझ थी उस समय तक, वो ये थी कि जाति मूलक सुधारों से देश का गौरव वापस लाया जा सकता है, और उन्हीं आदर्शों को अपना करके हमारा भला हो सकता है। हालांकि जब अतीत के बारे में वो लिखते हैं तब वह मुसलमानों को एक आक्रांताओं के रूप में दिखाते हैं, आक्रमणकारी के रूप में दिखाते हैं, गोवध का विरोध करते हैं, औरंगजेब के शासन की निंदा करते हैं। और इससे एक अर्थ में अंग्रेज़ों को लाभ ही होता है, क्योंकि वो ये 1857 के बाद वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो कभी एक ना हो सकें। तो एक तरह मुसद्दस जहाँ मुस्लिम जीवन को गौरव गाथा बन रही थी, उसी तरह से भारत भारती जो है इस तरफ हिंदू जन के गौरव गाथा बन रही थी। पर इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैथिली शरण गुप्त ये समझते थे, जब वो वर्तमान खंड में आते हैं तब ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो आवश्यकता है उसमें एक एकता की ज़रूरत है, एक समभाव की ज़रूरत है, और हिंदू मुस्लिम का साथ रहना ज़रूरी है। वो यह बात बहुत बारीकी से समझते थे।
और वो समझते, और इसलिए समझते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत है। इसीलिए वो दूसरे धर्मों के प्रति भी भारत भारती में समभाव प्रदर्शित करते हैं जब वो वर्तमान खंड में आते हैं। इसलिए भारत के अतीत का वर्णन करते हुए जहाँ वह मुसलमानों की आलोचना करते हैं, वहीं राष्ट्रीय आंदोलन के ज़रूरत के मुताबिक काबा और करबला भी लिखते हैं। सिख गुरुओं की प्रशंसा करते हैं और मानते हैं कि दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। जैसा हमेशा मतलब जब गौरव गाथा या पुनरुत्थानवादी भावना का विकास होता है और हम अतीत में जाते हैं तो यह हर जाति करती है, वैसे ही मैथिली शरण गुप्त को भी लगता है कि हिंदुओं की अतीत में एक जातीय पहचान थी, आर्य जाति, और एक धर्म वैदिक धर्म था जिसे शक, हुण, मुसलमान और बाद में अंग्रेज़ों ने आकर नष्ट करने की कोशिश की। और इसीलिए लेकिन इसके बावजूद वो, मैंने कहा कि समभाव को विकसित करने की कोशिश करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को समझते हैं। इसलिए वो लिखते हैं कि क्या सांप्रदायिक भेद से एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। कि क्या सांप्रदायिकता से हमारी एकता मिट जाएगी? माला भी तो कई तरह के फूलों से मिलकर बनती है और माला की खूबसूरती है। ये खूबसूरत बात मैथिली शरण गुप्त ने कही कि इस वजह से हम अलग नहीं हैं। अलग होना, विविधता तो इस देश की विशिष्टता है। तो देश की वर्तमान स्थिति का बेबाक वर्णन वो वर्तमान खंड में करते हैं भारत भारती के, और गरीबी, व्यापार, शिक्षा आदि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो उनकी आंखों से छुपा रह जाता है, और इन सारे विषयों पर विचार करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं। गांधी के विचारों का मैथिली शरण गुप्त पर खासा प्रभाव था, और ये उस समय के जितने भी रचनाकार थे उन पर ये प्रभाव था। पर मैथिली शरण गुप्त की कविता को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि गांधी के जीवन के जितने भी विचार थे, उद्देश्य थे, वो चाहे सत्य और अहिंसा का हो, वो चाहे चरखा का हो, चाहे सविनय अवज्ञा का हो, असहयोग आंदोलन हो, ये सारी चीज़ें मैथिली शरण गुप्त के कविता में आती है। और उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन से वो हिंदी कविता को बहुत सफलतापूर्वक जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सफल भी होते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि उनकी कविताओं को लोग गाते हुए घूमते थे और राष्ट्रीय चेतना का उनकी कविता के माध्यम से प्रसार हो रहा था। इस संबंध में दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है किसान जीवन, जहाँ पर राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखते हुए, मतलब जहाँ उन्होंने गांधीवाद का प्रयोग किया, छायावाद में प्रगीत भी लिखे, पर जब राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन का मौका आता है तो हमेशा वो अतीत मुखापेक्षी हो जाते हैं, यानी अतीत की तरफ देखने लगते हैं। तो लेकिन जब वो किसान जीवन पर लिखते हैं तब वो अतीत की तरफ नहीं देखते, क्योंकि किसान जीवन जो था वो उनके समय का सच था। किसानों की जो स्थिति थी उसको देखकर वो द्रवित थे, परेशान थे। तो इसीलिए ये जो किसान जीवन की जो कविता है वो बिल्कुल अपवाद के तौर पर दिखाई पड़ती है और जो ठोस सामाजिक भूमिका पर निर्मित दिखाई पड़ती है। किसान खंड काव्य, उन्होंने किसान जीवन को लक्ष्य करके उसको केंद्र में रखकर किसान नामक एक खंड काव्य 1915 में लिखा। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और उसके जीवन को मुख्य प्रश्न बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया, और जो राष्ट्रीय आंदोलन की चिंता थी उसको किसान की जीवन के चिंता और चुनौतियों से जोड़ने की कोशिश की। 19वीं सदी में किसानों की स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब हो रही थी, और जो 20वीं सदी में भी प्रारंभिक दशक में भी उनकी स्थिति जो थी वो सुधर नहीं रही थी। रोजी रोटी का लालच देकर यहाँ तक कि उनको गिरमिटिया मजदूर या शर्तबंद कुली बनाकर उनको विदेश ले जाया जा रहा था। अंग्रेज 1850 से यहाँ के भोजपुरी प्रदेश के जो ज़्यादातर जो जनता थी, जो बहुत मेहनती किसान थे, उनको फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद ऐसे देशों में जबरन या किसी शर्त के अधीन करके उनको वहाँ लेकर जा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने उस समय विरोध किया था, जो भारतीय मजदूर के साथ भेदभाव हो रहा था। इसी तरह से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तातेराम सनाद्य, जिनकी
फिजी के संस्मरणों को फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष इस नाम से 1914 में बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रकाशित किया। और यही वो समय उसके बाद भारत से यहाँ के मज़दूरों को, यहाँ के किसानों को बाहर भेजने का भारत में विरोध होने लगा और लोग कहने लगे कि जो विदेश गए हैं उनको वापस बुलाइए। ठीक इसी समय 1915 में इसी पृष्ठभूमि में मैथिली शरण गुप्त जो है किसान खंड काव्य की रचना करते हैं। मैथिली शरण गुप्त पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचारों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा होगा और पड़ा। जैसा हम मानते हैं कि वो उनमें गुरु शिष्य का संबंध था और लगातार उनके सानिध्य में वो रहते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किताब लिखी जिसका नाम है संपत्ति शास्त्र। उस किताब में वो बताते हैं कि खेतीहर जो लोग हैं उनका पेशा जो है वो खेती करना है और इसी से उनकी ज़िंदगी चलती है और खेती जो है वो खेतों में होती है। पर ये जो खेत हैं, अब मतलब हमारे प्रांत में ये जो ज़मीन के योग्य जो खेती है अब उनके ही नहीं रहे। इन खेतों पर जमींदारों का, तालुकेदारों का, रईस का, राजाओं का, नंबरदार का, इन लोगों का कब्जा हो गया है। और ये जो लोग हैं जो मेहनत करते हैं वो सिर्फ खेती करते हैं, ये अपनी ज़मीन पर नहीं, और उनको खेती का लगान भी देना होता है और वो ज़मीन जो है उनकी नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत जिनके पास ज़मीन है भी और अगर वो लगान नहीं दे पाते हैं तो उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। और जब पैदावार बहुत कम होती है और लगान माफ़ नहीं होता है तब कर्ज लेना पड़ता है। और होता ये है कि कम से कम भी कर्ज अगर लिया हुआ है तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और एक दिन घर द्वार, बैल, बछिया सब नीलाम हो जाता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय के किसानों के जीवन को लक्ष्य करके संपत्ति शास्त्र में लिख रहे थे। सरस्वती में भी किसानों से संबंधित बहुत सारे लेख आ रहे थे जो किसानों की बदहाली पर लिख रहे थे। इसीलिए दूसरे साहित्यकार भी किसानों की ज़िंदगी पर लिख ही रहे थे, गद्य साहित्य में, कहानियों में ये हो रहा था। पर गुप्त जी जो है उन्होंने किसानी जीवन को निकट से देखा भी था और वे समझते थे कि किसानों की ऐसी हालत का कारण जो है अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों की ये ज़मींदारी व्यवस्था है। और वो एक कारण ये मानते थे कि जो अन्न पैदा हो रहा है वो चला जा रहा है विदेश। ऐसा वो मानते हैं कि अब ऐसा अगर ये बंद हो जाए तो हमारे किसानों की स्थिति बहुत कुछ ठीक हो सकती है। उन्होंने लिखा है भारत भारती में कि यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर से संपन्न हो, क्रंदन रुके, आनंद हो। और इतिहास पुराण का बिना सहारा लिए, और लिया भी नहीं जा सकता था किसान खंड काव्य में, उन्होंने सीधे सीधे किसानों के सामाजिक यथार्थ को हूबहू हमारे सामने प्रस्तुत किया। किसान जीवन की दुर्दशा को विस्तार से संवेदनात्मक रूप में अभिव्यक्त किया। अब आप देखें कि इस किसान खंड काव्य में 8 सर्ग हैं। पहला सर्ग है प्रार्थना, जिसमें किसानों का आत्मचरित है कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। पर इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात है कि उसमें एक जो खंड है वो फिजी है। मतलब जो 8 सर्ग हैं उसमें से एक खंड फिजी भी है, देश त्याग फिजी, कि कैसे जो फिजी चले जाते हैं उन दूसरे द्वीपों पर और पापी पेट की खातिर चले तो जाते हैं पर उनको किस तरह की व्यथा से गुजरना पड़ता है, ये उन्होंने अपने इसमें दिखाया है। तो ये जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और ये राष्ट्रीय आंदोलन देश की जनता के लिए चल रहा था, जिसमें देश की जनता की सबसे अधिक भागीदारी थी और उस समय सबसे बड़ा जो हिस्सा था जनता की पेशा का वो किसानी थी। आज भी भारत किसानों का देश कहा जाता है। तो किसान की समस्या को राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय नवजागरण के केंद्र में लाना, यह राष्ट्रीय काव्य धारा की, मैथिली शरण गुप्त की एक सबसे बड़ी देन है। यह उनका सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय नवजागरण या जो राष्ट्रीय काव्य धारा थी उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी उस युग के काव्य की नारी भावना। 19वीं सदी से समाज सुधार आंदोलन जो है भारत में चलने शुरू हो गए थे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जो है वो स्त्रियों से संबंधित मुद्दों को उठा रहे थे। देखते हैं राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जो हैं वो कैसे सती प्रथा का विरोध करते हैं और जो विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। मतलब जो हिंदू समाज को सुधारने की कवायद और जो वो देख रहे थे कि पाश्चात्य जगत में क्या हो रहा है, उसकी कवायद जो है, उसकी कोशिश जो है वो शुरू हो गई थी।
तो व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऑन लिबर्टी का अनुवाद किया था, जिसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य को बहुत महत्व दिया गया। तो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात जो है वो भारत में भी होने लगी थी। तो व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ नारी स्वतंत्रता को भी महत्व दिया जाने लगा था, और नारी के प्रति बदले हुए विचार का ही प्रभाव था कि मैथिली शरण गुप्त जो है नारी प्रधान काव्य ग्रंथों की रचना करते हैं, जैसे साकेत है, यशोधरा है, और उसमें ये जो जैनी है, हिडिंबा है, और ये सारे वो पात्र हैं जो उपेक्षित रही हैं। ये गौर करने वाली बात है कि मैथिली शरण गुप्त की जो सहानुभूति थी वो अपार सहानुभूति स्त्री या नारी के साथ थी, लेकिन सभी प्रमुख नारी पात्र जो हैं वो किसी एक विशेष जाति वर्ग से आते हैं, जिसको सवर्ण भी कहा जा सकता है, कि जिनके पति किसी कार्य के उद्देश्य से बाहर चले गए हैं और इसलिए वे सभी उपेक्षिता हैं। तो इन उपेक्षित नारी के चित्रण के माध्यम से, इनके दुख और दर्द और पीड़ा के अभिव्यक्ति के माध्यम से गुप्त जी समाज में नारी की स्थिति को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्त्रियों की जो उस समय स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति होनी चाहिए। ये एक उनकी संवेदनशील एक कवि व्यक्तित्व और कवि मन या संवेदनशील एक व्यक्ति के रूप में भी उनको दिखाता है। अब जैसे साकेत की प्रेरणा माना जाता है कि मैथिली शरण गुप्त को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख से मिली। वह लेख था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख भी रविंद्रनाथ टैगोर की एक लेख था, काव्येर उपेक्षिता, मतलब काव्य की उपेक्षिताएं। इस लेख से प्रभावित था, जिसमें रविंद्रनाथ ये बताते हैं कि हमने कैसे बहुत सारे स्त्री पात्रों को हमेशा से उपेक्षित बनाकर रखा, जबकि हमें बदलते युग में नए ढंग से उस पर सोचना चाहिए। कि एक बार मतलब जैसे उर्मिला पर कोई विचार ही नहीं हुआ, कैकेयी को लोगों ने गलत कह दिया, तो उसका फिर उसके बारे में मतलब हमने पुनर्विचार नहीं किया। मैथिली शरण गुप्त जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के उस लेख से प्रभावित होते हैं, और उसके बाद वो साकेत लिखते हैं, जिसका पहले नाम शायद उर्मिला उत्ताप रखने वाले थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसका साकेत नामकरण किया। कैकेयी का भी उन्होंने पर कविता भी उनका कैकेयी का संताप, कि कैसे एक बदलते हुए युग में कैकेयी बताती है कि सिर्फ उसकी गलती नहीं है। वह कहने का अर्थ ये है कि वो सारी जो उपेक्षित पात्राएं थीं उनको मैथिली शरण गुप्त कविता के केंद्र में लेकर आते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। और साकेत में उर्मिला के चरित्र से मैथिली शरण गुप्त ने एक स्वाभिमानी, एक जागृत, एक वीरांगना स्त्री के रूप में उर्मिला को चित्रित किया है, जो सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने की प्रेरणा देती है। तो अपने वचनों से, अपने कर्म से। इसी तरह से यशोधरा पर जब हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि जो तत्कालीन जो नारी जागरण का प्रभाव था वो उससे मुखर था, कि स्त्री भी जो है अपना हिस्सा चाह रही थी। स्त्री भी समाज में चाहती थी कि उसका भी अपना एक जगह हो समाज के अंदर। इसलिए वो कहती है कि मतलब यशोधरा ये बात कहती है, और ये बहुत वही कह सकती है जिसमें स्वाभिमान बहुत ऊंचे दर्जे का हो। वो गुप्त जी लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, यशोधरा कह रही है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, कि यशोधरा को छोड़ करके उसके पति जो सिद्धार्थ हैं, बुद्ध जो हैं, वो सिद्धि की प्राप्ति के लिए गए हैं, किसी एक सच की खोज में या किसी एक बड़े कार्य के लिए गए हैं। तो सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अब यह बात वही नारी कह सकती है जो जागरूक है, जिसे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास है, और जो सिद्धि के महत्व को समझती है, जो समाज के बारे में सोचती है और पुरुष से कंधा मिलाकर बोझ उठाने को, लड़ने को, संघर्ष करने को तैयार है। तो ये एक रूप मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं में लेकर आते हैं। हालांकि जब साकेत में आप सीता के ऊपर विचार करते हैं, देखते हैं कि वो तुलसीदास की सीता से बहुत प्रभावित है, लेकिन चूंकि वो नए वातावरण, मतलब एक राष्ट्रीय युग की
पात्र है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय वे सब लिख रहे हैं। तो ये सीता वही नहीं है जो सिर्फ इंतज़ार करती है या दूसरे लोग उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए वो कहती है कि औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये अलग बात है कि मैथिली शरण गुप्त जो है स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की आदर्श मूर्ति उसी को मानते हैं जो पत्नी, प्रेमिका और माँ, बहन के रूपों के साथ साथ श्रमशील भी है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी है और स्वाभिमानी भी है, लेकिन वो अपने जो पारंपरिक रूप है उससे आज़ाद नहीं है। तो लेकिन मैथिली शरण गुप्त की जो स्त्री पात्र हैं वो आप देखेंगे कि वो शिक्षित है, आत्मसम्मानी है, स्वावलंबी है, स्वाभिमानी है, जो उनकी कविताओं में आई है और जिसकी सक्रिय भूमिका जो है स्वाधीनता आंदोलन के लिए भी आवश्यक मानते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक इस राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो है मुकम्मल नहीं हो पाएगा। ये उनकी मान्यता है। अर्थात हमने ये देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय काव्य धारा को मैथिली शरण गुप्त जो है अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन की ही विचारधारा को मजबूत कर रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत कर रहे थे जनता की भागीदारी से। तो उनकी कविताओं को जब हम देखते हैं तो समझते हैं कि राष्ट्रीय नवजागरण को व्यापक रूप से साहित्य की अंतर्वस्तु बनाकर द्विवेदी युग में जनता के साथ साहित्य का एक व्यापक संबंध स्थापित किया। अगर हम सारांश रूप में चीज़ों को समझें तो भारत के माध्यम से सहअस्तित्व, साझी विरासत और देश के पहचान के महत्व को समझाया। वो अपनी वैष्णवी संस्कार, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में विश्वास के बावजूद मुस्लिम, सिख, ईसाई अन्य सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर व सम्मान का भाव व्यक्त किया, उन पर रचनाएं की। इसी तरह से स्त्री की जो इतिहास की जो उपेक्षित स्त्री पात्र थी उनको साहित्य में पुनर्जीवित किया। उर्मिला, यशोधरा, जैनी, हिडिंबा संबंधी जो पारंपरिक दृष्टिकोण थे उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों के सक्रिय भूमिका पर बल दिया। भारत किसानों का देश है, हम ये मानते हैं। तो भारत की जो रीढ़ ये किसान और उनका जीवन है, उसको उन्होंने अपने खंड काव्य किसान का विषय बनाया और किसान जीवन की जो महागाथा जिस गोदान को कहा जाता है उससे लगभग 20 वर्षों पहले 1936 में मतलब गोदान लिखा गया। उससे 20 साल पहले किसानों के जीवन पर लिखकर मैथिली शरण गुप्त ने अपनी जन प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर दिया था। और मैथिली शरण गुप्त के काव्य की एक सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि उस समय के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की तत्कालीन ज़रूरतों के मुताबिक स्वयं को और अपनी रचनाओं को भी ढालते रहे। तो इस तरह से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हम देखते हैं। धन्यवाद।